शिवपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों और चूल्हों से उठते धुएं के साथ जाग चुकी थी। खेतों की ओर जाते किसान, आंगन संवारती औरतें और स्कूल की तैयारी करते बच्चे पूरे गांव में रौनक भर रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाली 17 साल की गौरी के लिए सुबह कभी सुहानी नहीं होती थी। उसकी आंखें सूरज निकलने से पहले ही खुल जाती, हाथों में झाड़ू, सिर पर पानी का घड़ा और दिल में अनगिनत अधूरे सपने लिए वो बिना रुके घर के सारे काम करती रहती। गौरी, कहाँ मर गई? ये आवाज उसकी सौतेली माँ कमला की थी। आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ। बस यही रट लगा रखी है। राधिका के उठने से पहले दूध गरम कर, चाय बना, फिर कुएं से पानी भर ला। और सुन, आज कपड़े भी धोने हैं। जी माँ। गौरी ने सिर झुका लिया। न कोई बहाना, न कोई शिकायत, जैसे उसे आदत पड़ चुकी थी। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाने लगी। तभी 15 साल की राधिका नींद से उठकर बाहर आई। अरे मेरी राजकुमारी, उठ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ी देर और आराम कर लेती। राधिका मुस्कुराकर चारपाई पर बैठ गई। गौरी चुपचाप उसके सामने दूध का गिलास रख गई। राधिका ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और मुंह बनाते हुए बोली, माँ, दूध इतना गर्म क्यों है? बेवकूफ लड़की, तुझे इतना भी नहीं पता कि मेरी बेटी को कितना गर्म दूध देना चाहिए? माफ कर दीजिए माँ, अभी ठंडा करके आती हूँ। गौरी ने गिलास वापस उठा लिया। उसकी उंगलियां गर्म दूध से जल चुकी थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कमला के व्यवहार का असर धीरे धीरे राधिका पर भी पड़ चुका था। वो भी अब गौरी को अपनी बड़ी बहन नहीं, घर की नौकरानी समझने लगी थी। रामप्रसाद के मन में होता कि गौरी का पक्ष ले, लेकिन हर बार कमला की बात उन्हें चुप करा देती। कमला, गौरी भी तो तुम्हारी बेटी है, उससे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? अगर इतनी ही दया आती है अपनी बेटी पर, तो सारे काम तुम खुद ही कर लिया करो ना। कमला की बात सुनकर रामप्रसाद कुछ पल चुप रहे और फिर खेत की ओर निकल पड़े। उनकी चुप्पी ही गौरी की सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी थी। दोपहर का समय था। तेज धूप में गौरी सिर पर खाना रखकर खेत पहुंची। रामप्रसाद पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने बेटी को देखते ही कहा, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी बेटी? मैं खुद आ जाता। अगर मैं नहीं आती तो माँ नाराज हो जाती बाबूजी। तू मुझसे नाराज तो नहीं है बेटी? गौरी ने उनकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। बेटियां अपने बाबूजी से नाराज नहीं होती, बस कभी कभी चाहती हैं कि बाबूजी उनकी बात भी सुन ले। ये सुनकर रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्हें पता था उनकी बेटी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी एक बात ने उनके दिल पर ऐसा बोझ रख दिया था जिसे वे कभी उतार नहीं पाए। गौरी जब वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव की बुजुर्ग शांति काकी मिल गईं। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गौरी बिटिया, भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल दिया है। काकी, बड़ा दिल नहीं, बस बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं। एक बात याद रखना बेटी, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। रात को जब सब लोग खाना खा चुके, तब गौरी अकेली रसोई में बैठी बची हुई 2 सूखी रोटियां खा रही थी। इतने में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। गौरी जल्दी जल्दी सामान हटाने लगी ताकि उनमें बारिश का पानी ना भर जाए। उसी समय उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो उसकी माँ सरला की तस्वीर थी। गौरी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से बोली, माँ, अगर आप होती तो शायद मैं भी राधिका की तरह बेफिक्र होकर जी पाती। अरे ओ लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? वो कुछ नहीं माँ। रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है। अगली सुबह भी गौरी की जिंदगी में कुछ नया नहीं था। रात भर बारिश होने की वजह से पूरा आंगन गंदा हो गया था। उसने बिना किसी को बोले झाड़ू उठाया और पूरे आंगन को साफ करने लगी। इतने में कमला बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, सिर्फ आंगन साफ करने से काम नहीं चलेगा,
पीछे की बाड़ भी साफ कर, गाय को चारा डाल और फिर कुएं से 4 घड़े पानी भर कर ला। गौरी बिना कुछ बोले काम में लग गई। कमला अंदर चली गई। राधिका अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि गौरी सिर पर पानी का घड़ा रखे आ रही है। वो मजाक उड़ाते हुए बोली, गौरी, तुम तो सच में इस घर की नौकरानी बन गई हो। गौरी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि राधिका की सोच उसकी अपनी नहीं है। वो वही बोल रही है जो उसने अपनी माँ से सीखा है। दोपहर को गांव की कुछ औरतें कमला के घर आईं। उनमें शांति काकी भी थी। बातों बातों में एक औरत बोली, कमला, अब तो गौरी सयानी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख रही हो या नहीं? हाँ, देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छी लड़की के लिए अच्छा घर मिल जाए तो देर भी नहीं करनी चाहिए। कमला नहीं चाहती थी कि गौरी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, इसलिए कमला ने बात बदल दी और थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। उसी शाम गांव के स्कूल के मास्टर जी अपनी पत्नी के साथ रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद जी, अगर आपको उचित लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए मास्टर साहब। मेरे साले का लड़का है, पढ़ा लिखा है, खेती भी अच्छी है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमने गौरी को बचपन से देखा है। अगर आपको मंजूर हो तो हम रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? गौरी जैसी बेटी को अगर अच्छा घर मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, कमला बीच में बोल पड़ी, मास्टर जी, अभी लड़की की शादी का कोई इरादा नहीं है। अभी राधिका की पढ़ाई भी चल रही है। एक साथ इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाएंगी। ठीक है, जब आपको उचित लगे तब बता दीजिएगा। इतना कहकर मास्टर जी और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रामप्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता था गौरी के लिए, मना क्यों कर दिया तुमने? इतनी जल्दी क्या है बेटी की शादी की? घर का काम कौन तुम करोगे? या फिर बेटी की शादी कराकर हिमालय पर चले जाओगे? क्या दुनिया में यही एक लड़का बचा है? एक दिन कमला की दूर की रिश्तेदार घर पर आई और गौरी के लिए एक रिश्ता के बारे में बताया। जनकपुर में एक लड़का है, नाम है मोहन। मेहनती है लेकिन बहुत गरीब है। मिट्टी का घर है, बस 2 धूर जमीन है। बाप पर कर्ज भी है। कमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसा रिश्ता ही चाहिए था। जितना जल्दी हो ये रिश्ता गौरी के लिए तय कर दो। ये रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कमला ने मन ही मन सोचा, गरीब मजदूर के यहाँ तो पेट भरेगा नहीं। सारी जिंदगी मेरे यहाँ रहकर सूखी रोटी खाकर मेरी और मेरे बेटी की सेवा करेगी। उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कमला बिना रामप्रसाद से सलाह किए अगले ही दिन रिश्तेदार से कहकर लड़के वाले को गहर पर बुला लिया। सूरज अपनी रोशनी बिखेर चुका था। जनकपुर गांव से रिश्ता आने की खबर पूरे घर में फैल चुकी थी। रामप्रसाद सुबह से ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कमला ने इतने अचानक रिश्ता देखने की बात कैसे मान ली। पिछले कई अच्छे रिश्ते तो उसने बिना वजह टुकरा दिए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, कमला, गौरी की जिंदगी भर का बात है, कम से कम लड़के के बारे में तो बता दो। लड़का मेहनती है, बस इतना जान लो। घर बार कैसा है बाद में जाकर खुद देख लेना। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। उसे डर था कि अगर पहले ही गरीबी का सच बता दिया तो रामप्रसाद शायद ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जनकपुर से मोहन और उसके बाबूजी गौरी से रिश्ता के लिए आते हैं। कुछ देर बाद गौरी को उन लोगों के सामने बुलाया गया। चेहरे पर सादगी ऐसी थी कि नजर हटाना मुश्किल था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, पढ़ाई कहाँ तक की है? जी 10वीं तक बाबूजी। बेटी, सिलाई भी आती है तुम्हें? जी बाबूजी। खाना बनाना और खेती बाड़ी? गरीब किसान की बेटी अगर खाना बनाना और खेत का काम न जाने तो लोग हंसेंगे बाबूजी। गौरी की बात सुनकर मोहन और उसके बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ऐसी बहू हर घर को देना।
अगर आपको उचित लगे तो मोहन और बिटिया 2 मिनट बात कर लें। कमला को ये पसंद नहीं आया, लेकिन सबके सामने वो मना भी नहीं कर पाई। दोनों बगल में ही एक पेड़ के पास गए। फिर मोहन ने धीरे से कहा, गौरी, मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। हमारे घर में अमीरी नहीं है, बरसात में छत टपकती है, ज्यादा जमीन भी नहीं है हमारे पास। बाबूजी पर थोड़ा कर्ज भी है। अगर तुम चाहो तो अभी मना कर सकती हैं। मोहन बाबू, तुमने अपनी गरीबी नहीं छिपाई, बल्कि पहली मुलाकात में ही मुझे सब सच सच बता दिया। आज के समय में ऐसा ईमानदार इंसान मिलना आसान नहीं है। मेरे लिए बड़ा घर, महंगे कपड़े या पैसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, मेहनती हो और दिल से अपना हो। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किलें भी आधी लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे दिल के लिए शादी करना चाहती हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रह गया। उसे लगा शायद पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसके संस्कार देखे हैं। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर बात किया और रिश्ता पक्का हो गया। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान चले गए। राधिका गौरी के पास आती है और ताना मारते हुए कहा, गौरी, अब तो तुम मिट्टी के घर में रहोगी। बरसात में छत से पानी टपकेगा तो बाल्टी रखकर सोना। राधिका, घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस दिल छोटा नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद कमला ने बिल्कुल सादगी तरीके से गौरी की शादी कर दी। ना कोई सजावट, ना कोई बाजा, ना कोई ढोल, लेकिन गौरी को इस बात की खुशी थी कि उसका जीवन साथी उसे समझने वाला है। बेटी, मुझे माफ कर देना। कई बार चाहकर भी तेरे लिए खड़ा नहीं हो पाया। आपका साया मेरे सर के ऊपर है, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए बाबूजी। कमला कुछ दूर खड़ी रही। उसने गौरी को न गले लगाया, न आशीर्वाद दिया। अब वही तेरा घर है, वापस मुंह उठाकर यहाँ मत आ जाना। गौरी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। दिल चाहता था कि एक बार माँ उसे सीने से लगा ले, लेकिन ये इच्छा भी उसकी बाकी अधूरी इच्छाओं की तरह अधूरी रह गई। कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद गौरी अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। गौरी ने जैसे ही घर देखा, उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में एक पुरानी चारपाई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी सीता की आंखों में जो अपनापन था, उसने गौरी का सारा डर दूर कर दिया। सीता ने आरती उतारी और मुस्कुराकर बोली, आओ बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। गौरी की आंखें भर आईं। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतने प्यार से बेटी कब कहा था। उस शब्द में उसे पहली बार लगा शायद भगवान ने उससे कुछ छीना जरूर था, लेकिन बदले में कुछ अनमोल देने की तैयारी भी कर रखी थी। रात को गौरी के लिए उसकी सास ने खीर पूरी बनाया। सब ने मिलजुल कर खाना खाया और सब सो गए। सुबह जब गौरी की आंख खुली, तब बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। वो चुपचाप उठी। सबसे पहले उसने आंगन बुहारा, फिर चूल्हा जलाकर सुबह के नाश्ते के लिए रोटी बनाई। इसके बाद गाय को चारा डाला और कुएं से पानी भर लाई। जब सीता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि घर का आधा काम पहले ही हो चुका है। वो हैरानी से बोली, अरे बहू, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? माँ जी, अब मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। बेटी अपने घर का काम करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती। मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी ने मोहन से कहा, मोहन जी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। अरे गौरी, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम कर लो। मोहन बाबू, जिस लड़की ने बचपन से आराम देखा ही नहीं, उसे अब आराम अच्छा नहीं लगता। मोहन गौरी की बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गौरी की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। फिर गौरी अपने पति और मोहन के साथ खेत जाने लगी। वो मोहन के मेहनत में हमेशा साथ देती। गौरी ने खेत के एक हिस्से में टमाटर, भिंडी, लौकी और मिर्च के बीज बो दिए। घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में गौरी ने धनिया, मेथी और पालक लगा दिए।
सीता हंसते हुए बोली, बहू, तूने तो पूरे घर को खेत बना दिया। माँ जी, खाली जमीन और खाली हाथ दोनों अच्छे नहीं लगते। दिन बीतने लगे। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम गायों की देखभाल, रात को सिलाई। गौरी एक पल भी खाली नहीं बैठती थी। कुछ दिनों बाद सब्जियों की पहली फसल तैयार हुई। मोहन सुबह सुबह मंडी गया। शाम को जब वो लौटा तो उसके चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसने जेब से पैसे निकालकर गौरी के हाथ पर रख दिए। मोहन बाबू, इतने पैसे? सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, आज पहली बार लगा कि हमारा नसीब भी बदल सकता है और ये सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। दूसरी तरफ शिवपुर में कमला ने अपनी बेटी राधिका की शादी एक अमीर खानदान में कर दिया। लड़के का नाम था विक्रम। बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, कई दुकानें, नौकर चाकर, सब देखकर कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस बड़े घर के लोगों का दिल कितना बड़ा है। राधिका के ससुराल पहुंचने के कुछ ही दिन बाद सब कुछ बदलने लगा। शादी के पहले जिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, अब उनकी बातों में ताने थे। तुम्हारे घर वालों ने कार क्यों नहीं दी? इतने बड़े घर में बहू बनकर आई हूँ, कुछ तो लेकर आना चाहिए था। राधिका ने पहली बार ये सब सुना तो उसे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये मजाक नहीं था, ये लालच था। एक रात विक्रम जब घर आया, उसने गुस्से में कहा, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा है। अपने बाप से बोल के कल सुबह 10 लाख रुपए मंगवा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं हैं और बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे से। और जब तक तेरा गरीब बाप 10 लाख लेकर यहाँ नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहने की उम्मीद मत करना। राधिका पूरी रात रोती रही। उसे पहली बार अपनी दीदी की बात याद आई। अब उसे समझ आने लगा था कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका व्यवहार होता है। इधर जनकपुर में गौरी और मोहन की मेहनत रंग ला रही थी। उन्होंने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। एक नया घर बन चुका था। गायों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन एक दिन गौरी को जानने वाला उसके घर पर आया और बोला, गौरी दीदी, राधिका के ससुराल में उसकी हालात ठीक नहीं है। उसकी सास और उसके पति उसके ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। इतना सुनकर गौरी परेशान हो जाती है और मोहन के साथ सीधा राधिका के ससुराल पहुंचती है। गौरी को देखते हैं राधिका की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है। राधिका, ये तेरी कैसी हालत हो गई है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ यहाँ ऐसा व्यवहार हो रहा है? इतने में अंदर से विक्रम बाहर आया। उसने गौरी को देखते ही तिरस्कार से कहा, क्यों आई हो यहाँ? अपनी बहन से मिलने। ये कोई सरकारी धर्मशाला नहीं है जहाँ जब मन किया मिलने चले आए। देखिए, बात बढ़ाइए मत, हमें सिर्फ राधिका से बात करनी है। तभी वहाँ विक्रम की माँ भी आ गई और गुस्से में बोली, अपनी बहन को समझाओ, हमारे घर के नियम मानने होंगे। खुद के घर में रहने के लिए कौन से नियम मानने पड़ेंगे माँ जी? शादी में हमारी इज्जत के हिसाब से कुछ नहीं मिला। अब 10 लाख रुपए लेकर आएगी तभी इस घर में सम्मान मिलेगा और यहाँ रहेगी, वरना अपने साथ ही लेकर जाओ इस मनहूस बहन को। सम्मान खरीदा नहीं जाता और जो लोग बहू की कीमत पैसों से लगाते हैं वे सम्मान के लायक भी नहीं होते। बहुत भाषण दे लिया, पैसे दो या लड़की को ले जाओ। गौरी ने बिना एक पल सोचे राधिका से कहा, चल राधिका, ये घर नहीं लालची लोगों का अड्डा है। लेकिन दीदी, लोग क्या कहेंगे? लोग तेरे आंसू नहीं पोंछेंगे राधिका, जिंदगी तेरी है, फैसला भी तेरा होना चाहिए। राधिका ने पहली बार बिना डरे अपनी बहन का साथ दिया और वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद राम प्रसाद और कमला को सारी बात पता चली। दोनों भागे भागे गौरी के घर पहुंचे। राधिका को उस हालत में देखकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, आपने हमेशा कहा था कि बड़ा घर ही खुशियाँ देता है।
लेकिन आपने कभी ये नहीं सिखाया कि अच्छे इंसान कैसे पहचाने जाते हैं। कमला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अपने माँ बाबूजी की आवाज सुनकर गौरी जल्दी से बाहर आई। कमला उसे देखती रह गई। जिस लड़की को उसने बचपन से काम में झोंक दिया, आज वही बिना किसी शिकायत के अपनी बहन का सहारा बनकर खड़ी थी। मैंने तेरे साथ कभी माँ जैसा व्यवहार ही नहीं किया। मैंने तुझसे बचपन छीन लिया, तेरे हिस्से का प्यार छीन लिया, अच्छे रिश्ते टुकरा दिए, जानबूझकर गरीब घर भेज दिया। मैं सोचती थी कि तू सारी उम्र दुखी रहे। पूरे घर का माहौल भावुक हो चुका था। माँ, बीती बातें बदल नहीं सकती, लेकिन अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। बेटी, तू मुझे माफ कर देगी? अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो मेरे और आपके बीच क्या फर्क रह जाएगा? इतना सुनते ही कमला की आंखों से पछतावा के आंसू निकल पड़े। फिर राम प्रसाद आगे आए। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटी, मैं भी अपराधी हूँ। मैंने सब देखा, लेकिन मैंने कभी तेरे लिए आवाज नहीं उठाई। बाबूजी, आपने तो हमेशा वो प्यार दिया जो एक पिता को देना होता है। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। गौरी की बात सुनकर सभी भावुक हो गए। फिर कुछ देर बाद माँ बाबूजी अपने घर लौट गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मोहन और गौरी ने राधिका को अपने घर में ही रखकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने लगे। मोहन ने शहर से एक सिलाई मशीन खरीद कर दी। गौरी ने उसे सिलाई सिखाई। कुछ महीनों बाद राधिका ने गांव की लड़कियों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान बनने लगी। अब वो किसी पर बोझ नहीं थी। एक दिन शाम को दोनों बहनें खेत की मेड़ पर बैठी थीं। डूबते सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैली हुई थी। राधिका ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने बचपन में तुम्हें बहुत दुख दिए। माँ की हर बात को सच मानती रही। मुझे माफ कर दो दीदी। तू बुरी नहीं थी राधिका, बस तुझे गलत बातें सिखाई गई थी। लेकिन इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती मानकर बदल जाए। गौरी ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा शायद उसकी माँ सरला भी कहीं से उसे देख रही होंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे।